मुझे आमंत्रित किया है हिंदी के और 60 वर्षों से अधिक हिंदी आलोचना में काम करने वाले और केंद्रीय बने रहने वाले प्रोफेसर नामवर सिंह के काम पर, उनके व्यक्तित्व पर बात करने के लिए। और इस परिचर्चा का शीर्षक उन्होंने रखा है नई सदी में नामवर। सबसे पहले, चूंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत किस्म की बात है और अपने घर में आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले नामवर जी के साथ अपने निजी संबंधों के बारे में करना चाहता हूं। अपने छुटपन में, बचपन में और यहाँ तक कि कॉलेज के दिनों तक मेरा नामवर जी से कोई निजी संबंध नहीं था। प्रगतिशील लेखक संघ के अनेक कार्यक्रमों में मैं उन्हें दूर से देखता था, लेकिन मैंने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी और उनके निकट आने का कोई अवसर न मैंने निकाला था और ना ही मुझे मिला था। मुझे जितनी स्मृति अभी फिलहाल तत्काल आती है, नामवर जी से मेरी पहली ऐसी मुलाकात जिसे मैं याद कर सकता हूँ, वो मेरे शहर रीवा मध्य प्रदेश की है। नामवर जी मेरे गुरु और प्रगतिशील लेखक संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता और आलोचक, और जिन्हें प्रगतिशील लेखक संघ के लोग अक्सर प्यार से और अनेक बार व्यंग से भी, डर से भी कमांडर कहते थे। प्रोफेसर कमला प्रसाद, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से ताऊ कहकर संबोधित करता था। ताऊ यानी पिता का बड़ा भाई, पिता के बड़े भाई के रूप में वे थे और मैं उन्हें ताऊ कहता था, ताऊ जी कहता था। तो प्रोफेसर कमला प्रसाद जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और मैं हिंदी विभाग में एमफिल कर रहा था। एमए भी मैंने उसी हिंदी विभाग से किया था। एक तरह से मैं उस विभाग का पहले बैच का था। नामवर जी वहां 2 व्याख्यान देने के लिए आए थे। यदि मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो ये मार्च 1996 का समय था। बसंत का मौसम था। नामवर जी बहुत ही प्रफुल्लित और खुश थे और रीवा आने के बाद पहली शाम उन्होंने हिंदी नवजागरण और भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र इस विषय पर, यह संभवतः भारतीय नवजागरण पर उन्होंने बात की थी। यह व्याख्यान पहले वसुधा में प्रकाशित हुआ और बाद में उनकी एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो पहली शाम नामवर जी आए तो वो एक व्याख्यान हुआ जो भारतीय नवजागरण पर केंद्रित था और दूसरा व्याख्यान अगले दिन सुबह होना था। और प्रोफेसर कमला प्रसाद जी ने अचानक ही मन से ये घोषणा की कि यह व्याख्यान हिंदी विभाग के भवन में होगा। हिंदी विभाग के पास कोई सभागार नहीं था, ऐसा सभागार नहीं था जहां नामवर जी जैसे व्यक्ति का सम्मान किया जा सके या उन्हें सुना जा सके, क्योंकि ये उम्मीद थी कि आसपास के जिलों से प्रगतिशील लेखक संघ के लोग, विद्यार्थी, शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें सुनने के लिए आएंगे। लेकिन कमला जी विभाग में यह व्याख्यान होगा और सुबह 11 बजे यह व्याख्यान होगा और व्याख्यान निराला की कविता पर होगा। आज तक ये व्याख्यान प्रकाशित नहीं हो सका है क्योंकि इस व्याख्यान की जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमने की थी, उसमें कहीं कहीं आवाज़ थोड़ी धुंधली सी पड़ गई है। पर हम कोशिश करेंगे कि अगले ज़माने में हम फिर उसको सहेजने की कोशिश करें, उसे प्रकाशित करें। तो 11 बजे से व्याख्यान था और हम सब विद्यार्थी, चूंकि मैं वरिष्ठ था, उम्र में कम था, लेकिन चूंकि हिंदी विभाग अभी नया नया बना था तो मैं वरिष्ठ विद्यार्थी था, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं क्लासरूम, जिसे एक व्याख्यान कक्ष की शक्ल दी जानी थी, वो सब करूं और विश्वविद्यालय के दूसरे विभागों के छात्रों की मदद से मैं उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करूं। तो हम सब विद्यार्थी संगठन में काम करते थे, वो इकट्ठे हुए और हमने उस कक्ष में बनाने, सब सजाने संवारने में अपने तरीके से तैयारी की। और 10 बजे जब हम लगभग इस तैयारियां पूरी कर रहे थे, प्रोफेसर कमला प्रसाद जी हिंदी, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि
आज के पालन नहीं करते थे। उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आपको कभी भी अचानक कोई भी काम दिया जा सकता है। आपको दरी बिछाने के काम से लेकर, प्लेट धोने के काम से लेकर, झाड़ू लगाने के काम से लेकर, पोस्टर बैनर चिपकाने के काम से लेकर काम दिया जा सकता था अचानक, और उसमें एक संचालन जैसा भी काम था, और हम सब इसके अभ्यस्त थे। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर शुरू हुआ 11 सवा 11 बजे। तो प्रोफेसर व्याख्यान का निराला की कविता पर केंद्रित था, उसका संयोजन और संचालन मैंने किया। एक तरह से ये नामवर जी से मेरी पहली निजी मुलाकात थी, जिसमें नामवर जी से मुझे निजी तौर पर कुछ बात करने का अवसर मिला। इसके बाद जीवन में बहुत सारे मौके आए जब मैंने नामवर जी के साथ सफर किया, नामवर जी के साथ बातें की। लेकिन ये सब सिलसिला विश्वविद्यालय, जिसे सामान्य तौर पर हम BHU कहते हैं, BHU आने के बाद 2005 में जब मैं BHU आया, तब तक नामवर जी से एक दो बातें, जैसे कि एक मुलाकात का मैंने आपसे जिक्र किया है, इसके अलावा मुझे कोई बहुत गहरी मुलाकात याद नहीं है। एक मुलाकात जो याद आती है, जो मेरे जहन में रह गई है, वो पुन्नी सिंह ने दलित कलम नाम से एक बड़ा आयोजन किया था, और मैं समझता हूं कि ये समूचे हिंदी दलित साहित्य पर, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर, दलित साहित्य की वैचारिकी और दलित साहित्य की राजनैतिक समझ पर ये संभवतः हिंदी में पहला आयोजन था, जो शिवपुरी जैसी छोटी सी जगह पर मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें बहुत सारे मराठी के लेखक, चंद्रकांत पाटिल, सरदार कन्हारे जैसे लोग भी आए थे, और हिंदी से नामवर जी, राजेंद्र यादव, मैनेजर पांडे और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए बहुत सारे लेखक थे। वहां मैंने नामवर जी को का जलवा एक तरह से देखा था। मुझे याद है कि मैं BSc फाइनल ईयर था, और भोपाल में भगवत रावत के संयोजन में हुई एक कविता कार्यशाला से लौटते हुए सीधे शिवपुरी गया था। जो महात्म्य था नामवर जी की, जो गरिमा थी, नामवर जी के व्यक्तित्व के साथ जो एक आभा जुड़ी हुई थी, नामवर जी के व्यक्तित्व के प्रति जो एक आकर्षण लोगों के मन में था, वो मैंने शिवपुरी जैसी छोटी जगह में देखा था। मैंने देखा था कि प्रगतिशील साथी और साधारण नागरिक शिवपुरी और आसपास के जिलों से थे, और जब उन्हें मंच पर आमंत्रित किया जाता था तो करीब 40 मिनट तक माल्यार्पण का वो सिलसिला, और ये सिलसिला ऐसा नहीं था कि कार्यक्रम का हिस्सा था, ये उसके संयोजक पुन्नी सिंह और जो हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकर्ता और के बगैर ये हो रहा था, क्योंकि हर एक आदमी नामवर जी को से मिलना चाहता था और नामवर जी का सम्मान करना, पहनाना चाहता था। तो मैंने देखा कि राजेंद्र यादव की उपस्थिति में, मैनेजर पांडे जी की उपस्थिति में, चंद्रकांत पाटिल और सरदार कन्हारे की उपस्थिति में, बहुत सारे और महत्वपूर्ण लेखकों की उपस्थिति में हर आदमी को माला पहनाने में इच्छुक था। तो जिसे मैं कह रहा हूं हिंदी की साधारण भाषा में जलवा, वो जलवा मैंने नामवर जी का 1993 में, जब मैं BSc तृतीय वर्ष का छात्र था, तब मैंने देखा था। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय आने तक उस जिस घटना का मैंने जिक्र किया, निराला की कविता पर होने वाले उनके व्याख्यान के संयोजन का, उसको छोड़कर कोई बहुत गहरी निजी मुलाकात मेरी नामवर जी से कभी हुई नहीं थी। जब मैं आया और उसके बाद जब 1-1.5 साल के बाद मुझे नाम ज्यादा करीब आने का, उनसे ज्यादा बातें करने का, ज्यादा उनको करीब से पहचानने का, उनके व्यक्तित्व की भीतरी खूबियों से परिचित होने का मुझे मौका मिला। बनारस में उनके घर, दिल्ली में शिवालिक अपार्टमेंट में, मेरे घर पर, और दिल्ली में होने वाले अनेक आयोजनों में, उन आयोजनों में जाते हुए और उन आयोजनों से लौटते हुए, उन ऐसे अनेक अवसरों पर
वर्धमान में, आसनसोल में, ऐसी अनेक जगहों पर जहां हमने लंबी यात्राएं साथ, ऐसे मौकों पर मुझे नामवर जी को बहुत करीब से जानने का मौका मिला। हम सब जानते हैं कि नामवर जी को लेकर दो तरह की बातें हिंदी में लगातार होती रही। मन पर, किशोर मन पर, ये दोनों तरह की बातें असर डालती रही हैं। एक तरफ नामवर जी की ये छवि रही है कि नामवर जी बहुत ही तेज दिमाग के, और जो नकारात्मक एक छवि उनकी हिंदी में पेश की जाती रही है, जिसमें तरह तरह की बातें उनके बारे में कही जाती रही हैं, दिमाग में थी, और उनके बहुत बड़ी मात्रा अनुयायी, एक हद तक भक्त जिन्हें कह सकते हैं, ऐसे लोग भी में मौजूद थे। मैंने नामवर जी को बहुत ही वस्तुनिष्ठ ढंग से देखने के नजदीक जाकर, तो मैं कुछ बहुत ही बुनियादी किस्म की मानवीय खूबियां मैंने नामवर जी के व्यक्तित्व में देखी। जो एक बहुत ताकतवर चीज का एहसास मुझे हुआ नामवर जी के करीब जाकर, वो ये कि नामवर जी भीतर से एक बहुत ही गंवई आदमी थे। दिल्ली में इतने सालों रहने के बावजूद, सागर, जोधपुर के बाद जैसे महानगर में रहने के इतने में, उनकी बोली बानी में, उनके बात व्यवहार, और यहाँ ये सब तो ऊपरी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आत्मा का प्रकार भी एक तरह से गंवई था। वो बहुत ही गंवई लोगों की तरह साधारण और सहज रह लेते थे। यदि आप गंवई का कोई ऐसा अर्थ निकालना चाहते हैं, कोई गंवई लोग भोले भाले होते हैं और गंवई लोगों को आप बेवकूफ बना सकते, चीजों को समझते नहीं है, को पढ़ने की क्षमता नहीं रखते, गंवई लोग चालाकियों और धूर्तताओं और काइयापन को पढ़ने और उससे डील करने की क्षमता नहीं रखते, तो ये मेरा अर्थ नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि वो सब कुछ को समझते हुए भी एक बहुत ही सहज और साधारण स्तर पर वो रह सकते थे, और वो बहुत ही सहज और प्राकृतिक और स्वाभाविक ढंग से वो व्यवहार कर सकते थे। मैंने उन्हें उनके घर पर अनेक बार खाते हुए देखा, भोजन करते हुए देखा, तो मैंने देखा कि वो बहुत इतने साधारण तरीके से भोजन करते थे, और उंगलियों का जिस तरह का वो इस्तेमाल करते थे, हाथ का जिस तरह से वो इस्तेमाल करते थे। मैंने उन्हें, ये घटनाएं बहुत छोटी हैं, इन्हें बड़े माध्यमों पर कहे जाने में भी मुझे संकोच है, पर अब नामवर जी नहीं है, न वे मुझे कुछ दे सकते हैं और ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि नामवर जी को मैंने दाल में रोटी डुबोकर खाते हुए देखा, जैसा कि मैंने अपने गांव में अपने बाबा को और दूसरे लोगों को देखा था, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, कि वो दाल का पूरा रस लेने के लिए रोटी को सब्जी के साथ खाने के बजाय, या रोटी को दाल लेकर और रोटी के साथ खाने की बजाय दाल में थोड़ी देर डुबो कर फिर खाते थे। मेरे बाबा ऐसा करते थे। और ये मैंने नामवर जी को देखा 2011-12 में कि नामवर जी ने रोटी ली, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे दाल में, तुअर की दाल में उसे डुबोया, थोड़ी देर उसे डूबने दिया, और उसके बाद उन्होंने उसे खाया। तो ये जो उनके खाने का प्रकार था, मेरे शिक्षक दिनेश कुशवाहा ने कविता लिखी है, विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना। यदि आप नामवर जी को खाते हुए देखें तो उनके खाने में भी एक खास तरह की आप काव्यात्मकता देख सकते हैं, कविता की गुंजाइश वहां भी थी। तो जो उनका गंवईपन था, जिसमें वो कठोर से कठोर बात कह सकते थे, वो जो बात उनके मन में आ रही है वो बात करते थे। एक गंवई व्यक्तियों में, गंवई लोगों में एक प्रकार होता है जो मुंहफट लोगों का प्रकार होता है, एक संकोची लोगों का भी प्रकार होता है। जैसे नागार्जुन को मैं एक मुंहफट किसान के रूप में देखता हूं कि समूची कविता का एक बड़ा सौंदर्य ये है कि वो एक मुंहफट किसानी सौंदर्य निर्मित करती है। नागार्जुन की कविता को आप समझ ही नहीं सकते यदि आप गंवई समाज के उस मुंहफट पने को, यानी बेलाग होने को यदि आप नहीं समझते हैं। तो नामवर जी
नागार्जुन की तरह तो मुंहफट नहीं थे, लेकिन वे लिहाज भी करते थे लोगों का, लेकिन उनके भीतर बात को साफ साफ कहने की एक चीज थी। तो वो गंवईपन से ही वो उन्हें मिलती थी, और वो गंवईपन के कारण ही ऐसा करते थे। बहुत सारे लोग खासतौर पर उत्तरवर्ती नामवर, 80 के बाद के नामवर के बोलने में बहुत तरह की चालाकियां, समझदारियां और बहुत तरह की गुणागणित, सूझबूझ वगैरह देखते हैं। पर मैंने जितनी बार उन्हें सार्वजनिक रूप से मंच पर बोलते सुना, उसमें कुछ लिहाजों को छोड़ दिया जाए। जैसा कि लिहाज ये कि मान लीजिए कि मुझे किसी कविता पुस्तक के लोकार्पण पर आमंत्रित किया जाए, तो स्वाभाविक है कि मैं जिस लेखक ने मुझे आमंत्रित किया है और कविता की किताब अभी आई है, मैं उसके बारे में कोई बहुत नकारात्मक बात नहीं करूंगा। मैं उस लेखक के बारे में भी बहुत नकारात्मक बात नहीं करूंगा। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। ये बातचीत की शुरुआत हो रही है, ऐसे मौकों पर बहुत क्रिटिकल होने की, बहुत आलोचनात्मक होने की गुंजाइश नहीं होती। तो नामवर जी में एक लिहाज, एक संकोच मौजूद था, पर बात को साफ साफ कहने से वो कभी नहीं हिचकते थे। और ये जो प्रवृत्ति उनकी समूची आलोचना में, उनकी वैचारिकता में, उनकी बौद्धिकता में मौजूद थी, मैं उसे उनके गंवईपन से जोड़कर देखता हूं। आप देखें कि नामवर जी जीवन भर धोती कुर्ता पहनते रहे। नामवर जी चंदौली, जो बनारस के पास का जिला है और शायद किसी जमाने में बनारस में ही था, बनारस जिले का हिस्सा था, चंदौली के गांव में पैदा हुए थे और एक लंबा जीवन उनका वहाँ बीता था। और फिर बनारस आए थे, यूपी कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो रहे थे। तो जीवन भर जेएनयू जैसी जो एक तरह से अति बौद्धिकों की जगह है रही है, उस विश्वविद्यालय में भी एक आदमी बहुत ठसक के साथ, बहुत गरिमा और बिना किसी की परवाह किए बेलौस तरीके से धोती कुर्ता पहन सकता था। धोती कुर्ता पहनकर भी उसकी आधुनिकता में, उसकी बौद्धिकता में, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता था। यानी वेशभूषा और बानी बोली के प्रकार से यदि आप बौद्धिकता को आंकने की आप क्षमता रखते हैं, तो वो जो देशज लोगों का प्रकार था, जिसमें प्रगतिशील आंदोलन के बहुत बड़े बड़े लोग, आप नागार्जुन को देखें, त्रिलोचन को देखें, केदारनाथ अग्रवाल को देखें, आप राहुल सांकृत्यायन को देखें, रामविलास शर्मा को देखें, उस पूरी पीढ़ी में आप देखें कि जो एक देशज ढंग था उन सब के भीतर, वो नामवर जी में भी मौजूद था। और किसी तरह की कुंठा, किसी तरह की हीन भावना अपने निजी जीवन को लेकर उनके भीतर मैंने कभी नहीं देखी। मैंने उनके लिखे पढ़े में भी वो कभी नहीं देखी, और मैंने उनके निजी व्यक्तित्व में भी कभी नहीं देखी। तो धोती कुर्ता पहनकर एक आदमी जेएनयू और दिल्ली जैसी जगह में, जो अंग्रेजी ढंग के बौद्धिक लोगों के बीच में रहकर उनसे बिल्कुल एक स्तर पर उनसे आतंकित हुए बगैर वो अपनी बातें कहता रहा जीवन भर, और वो प्रतिष्ठित होता रहा। और हमने देखा कि ज्यादातर दफे उनके निर्णय, उनके निष्कर्ष, उनका जो विवेक था, रचनात्मक और आलोचनात्मक विवेक, उनका जीवन विवेक, वो काफी ऊर्ध्वगामी था। और अनेक मामलों में हमने देखा, 100 में से 80 से अधिक मामलों में हमने देखा कि उनके निर्णय, उनके निष्कर्ष काफी उचित दिशा में ही जाते हुए दिखाई देते हैं। तो मैंने निजी तौर पर देखा कि उनके व्यक्तित्व के भीतर एक गहरा गंवईपन, एक किसानीपन मौजूद है। दूसरी जो चीज मैंने उनके व्यक्तित्व में नोटिस की, वो है कि एक खास ढंग का विराग था नामवर जी में अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बोले हुए के प्रति, अपने लिखे हुए के प्रति, अपनी छवि के प्रति, आजकल आप देखते हैं, माफ करेंगे मुझे ये बात कहने के लिए, कि खास तौर पर फेसबुक और सोशल मीडिया की तरह तमाम हिंदी में आत्ममुग्ध लोगों की और अपनी छवि को लेकर बहुत अधिक सजग और चिंतित लोगों की एक बड़ी संख्या देखता हूं। तो ये जो आत्ममुग्धता है, वो सिर्फ एक ही प्रकार से अभिव्यक्त नहीं होती, वो अनेक प्रकारों से अभिव्यक्त होती है। बार बार अपनी तस्वीरें, बार बार अपने बारे में, बार बार अपनी यात्राओं का विवरण, बार बार, मतलब एक किस तरह का जो अनेक बार मुझे निजी तौर पर थोड़े अनुचित्यपूर्ण लगता है। ये इसकी तो बाढ़ सी आई हुई है इधर पिछले 10 वर्षों में, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यम आने के बाद। लेकिन फिर आप देखते हैं कि एक नामवर जी जैसा व्यक्ति
जो 1960 के आसपास से ही हिंदी आलोचना और हिंदी बौद्धिकता और हिंदी वैचारिकता के एक तरह से केंद्र में रहा है हमेशा। उस व्यक्ति के मन में एक खास तरह का विराग मैं देखता रहा हूं। जैसे कि मैं जब ये उनकी पुस्तकों पर कार्य करने का सवाल आया तो उन्होंने कोई बहुत दिलचस्पी उस काम में नहीं ली। मुझे ये काम तो मूलतः मेरे गुरु ताऊ कमला प्रसाद जी ने दिया। उन्होंने कहा कि उनके व्याख्यानों का एक संकलन होना चाहिए। उन्हें भी शायद ये मालूम नहीं था या लगा नहीं था कि वो तो एक ही किताब बनाना चाहते थे, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो आप देखें कि लगभग 16-17 किताबों तक जाकर ये अभी खत्म होने को नहीं आया है। जब हमने पहली किताब उनको 50 व्याख्यानों की किताब उनको दी तो 2006 के किसी महीने में ये किताब उनको की पांडुलिपि उन्हें नामवर जी को दी गई थी और 2008 के शुरू तक यानी लगभग 2 साल तक नामवर जी के पास वो पांडुलिपि पड़ी रही और नामवर जी ने उस पांडुलिपि को, मुझे ऐसा निजी तौर पर लगता है कि उन्होंने खोलकर भी उसे नहीं देखा। वो हालांकि बार बार ये कहते रहे कमला प्रसाद जी से और काशीनाथ जी से और अपने प्रकाशक अशोक माहेश्वरी जी से कि वो देखेंगे, वो कुछ ठीक करेंगे इसके भीतर, लेकिन 2 साल बीत गए और ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा निजी तौर पर लगता है कि ये मूलतः अपने लिखे और अपने कहे के प्रति एक खास तरह का जो सूफियाना विराग था। आप यदि सूफियाना विराग इसे न कहें तो आप हिंदुस्तानी किसानी लोगों का एक विराग कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी किसानी लोगों में एक विराग होता है। ये विराग पैदा होता है। वो खेत में जब बीज डाल देता है किसान तो उसकी देखरेख तो करता रहता है, लेकिन वो उसे मालूम होता है कि कभी भी बारिश आकर इसे नष्ट कर सकती है, कभी भी ओला गिर सकता है, कभी भी कुछ भी ऐसी दुर्घटना प्राकृतिक रूप से हो सकती है जिसमें ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो बहुत गहरी उम्मीद के बावजूद वो बहुत गहरा कोई मोह खेती और फसल के प्रति किसान का नहीं होता। वो जिम्मेदारी तो होती है लेकिन एक खास तरह का वैराग्य होता है, इसलिए फसल नष्ट हो जाती है। आप देखें कि प्रेमचंद की कहानी याद करें, पूस की रात, वो जीवन स्थितियां भिन्न है लेकिन वो किसानों में देखेंगे। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है तो मैं इस बात को देख सकता हूं कि यदि ये सूफियाना विराग नहीं भी है तो ये एक किसानी गवई विराग है जो अपनी चीजों के प्रति होता है लोगों के मन में। आप देखेंगे कि किसानों को बहुत कपड़े लत्ते और बहुत पहनने ओढ़ने से राग नहीं होता। वो बहुत अपनी चमचमाती हुई वो अच्छा भी अपनी नहीं बनाना चाहते। गांव के बड़े बड़े किसान शादी ब्याह में या सार्वजनिक समारोह में जाते हैं तो उनकी वेशभूषाएं साधारण दिनों की तरह होती हैं, बस थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग आ जाती है। ये जो एक उन जीवन का के प्रति जो अप्रोच रहा है भारतीय गवई लोगों का, वो उस वजह से शायद नामवर जी में एक विराग था अपने लिखे अपने कहे के प्रति। अपनी छवि को लेकर वो बहुत चिंतित नहीं रहते थे। तो लिखे हुए कहे हुए का जो संचयन संकलन हो रहा था उसके प्रति भी वो अंततः ये काम जारी रह सका, क्योंकि काशीनाथ जी ने इसमें एक निर्णायक पहल की और उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो नामवर जी के पास अब कोई सामग्री नहीं जाएगी और अब तुम ही, यानी मुझे उन्होंने कहा कि तुम ही इसका अंतिम निर्णय करोगे कि क्या छपना है और कैसे छपना है। और अंत में उनसे बस एक सहमति, यदि वो चाहें तो लेने की आवश्यकता है बाकी काम को। और ये लगभग जो शुरू की 8 पुस्तकें राजकमल प्रकाशन ने उनकी छापी, उनमें सब में लगभग यही रहा कि किताबों के शीर्षक से लेकर और किताबों के भीतर क्रम, प्रारूप, किताबों की योजना, सब कुछ उन्होंने अधिकार एक तरह से मुझे दे रखा था। तो दूसरी जो व्यक्तिगत तौर पर उनके भीतर मैं बात देखता रहा हूं वो है विराग, अपने प्रति विराग, अपनी छवि के प्रति एक विराग उनके रहा है। तीसरी चीज जो मैं उनके व्यक्तित्व में देखता हूं जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगती रही है कि नामवर जी बहुत अधिक संवेदनशील रहे हैं और नामवर जी और
परवाह करने का भाव उनके भीतर हमेशा रहा है। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब मेरे घर में या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि नामवर जी के घर में नहीं, कहीं और हम मिले हैं। और ऐसे अनेक अवसरों पर नामवर जी, मैं उम्र में उनसे छोटा था, मेरे बाबा की उम्र के आसपास उनकी उम्र थी, और मेरे बाबा से 6 साल वो छोटे रहे होंगे। तो मेरे मन में कई बार इस तरह का भाव भी उनके प्रति रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ इस किसी संबंध की परिभाषा में बंधे बगैर, कोई रिश्ते को कोई नाम देने की बजाय, मैं जीवन भर उन्हें सर कहता रहा और वो मुझे आशीष कहते रहे। इसके बावजूद वो मेरे प्रति बहुत अधिक एक केयर का भाव, एक परवाह का भाव उनका मैंने देखा। मुझे एक घटना की याद है, मैं नौकरी में आने के पहले से लेकर और नौकरी में आने के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के बाद तक भी मैं दिल्ली जाता था थिएटर देखने के लिए। और कभी कभी मेरा मन होता था तो मैं भारतीय रंग महोत्सव देखने के लिए जाता था, और कई के दिनों तक मैं रुकता था और रंग महोत्सव में देखता था। अनेक बार ऐसा होता था कि मुझे आखिरी दिनों में जाने के कारण रंग महोत्सव के कुछ बहुत ऐसे हिट नाटकों के टिकट नहीं मिल पाते थे। तो फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भीतर जो गुरुवत मेरे लोग थे, जैसे प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर, उनकी मदद लेता था या उनको गुहार लगाता था कि वे मुझे कुछ पास या टिकट उपलब्ध कराएं या कोई व्यवस्था करें मेरे नाटक देखने की। और अक्सर ऐसा होता था कि अंकुर जी ये व्यवस्था कर देते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि अंकुर जी भी वो पास या टिकट मुझे उपलब्ध नहीं करा पाए, और कोई एक नाटक था जो मुझे देखना था। मैं दिल्ली जाता था जब भी, तो नामवर जी से निजी तौर पर उनके घर जाकर मिलता था, घंटे 2 घंटे 4 घंटे मैं उनसे बातें करता था। और बहुत बार मैंने उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड किए जो उस समय की तात्कालिक घट रही राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक घटनाओं पर होते थे। वो सब संग्रह मेरे पास है, और सारे के सारे छोटे छोटे साक्षात्कार छपकर आपके सामने आ सके। तो मैं ऐसे ही उनसे बात करने, उनसे मिलना, उनसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे बचपन से ही मुझे लेखकों से मिलना, उनसे बातें करना, गप्पे मारना, कहानियां सुनना, जैसे हमारे यहाँ हमारी बोली में दरबार कहते हैं, दरबार लगाना में मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस दरबार में बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो गप्प होती थी, जिन्हें आप तथ्यात्मक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहुत इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने भी उन गप्पों में खुलते रहते हैं जो सामान्यतः किताबों में या इंटरव्यूज वगैरह में उस निकल कर नहीं आते। तो मैं नामवर जी के पास गया था ऐसे ही बात करने की, और उन्होंने पूछा कैसे आए हो और क्या ये योजना है तुम्हारी। वो अक्सर ऐसा पूछते थे, कब आए हो, कहाँ ठहरे हो, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, नाश्ता करके आए हो। अक्सर मैं उनसे मिलने जाता था, तो जो वक्त होता था मिलने का वो 10 से 11 के बीच का वक्त होता था। जब मैं वहाँ पहुँच जाता था फिर 12, साढ़े 12, 1, जब तक कि उनके दोपहर के खाने या सोने का वक्त नहीं होता था, मैं उनके साथ बैठता था। कई बार मैं कंटिन्यू करता था और शाम तक रुकता था। तो नामवर जी ने पूछा कि कैसे आया हो, तो मैंने कहा कि मैं तो नाटक देखने आया हूँ, और मैंने कहा कि कल नाटक है, उसका टिकट पाया है। तो नामवर जी बड़े उत्साहित हो गए और उन्होंने तुरंत उठे और भीतर अपने कमरे में गए, शयन कक्ष में, जो उनके पढ़ने लिखने का भी कमरा था, और वहाँ बहुत सारी किताबें और फाइलें, मतलब कमरे में बिस्तर के अलावा सारी जगह किताबों और कागजों ने घेर रखी थी, ऐसा उनका कमरा था। तो वो गए और वहां से वो एक पूरा पास का बंच उठाकर लेकर आए, और उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 है, मैं 2 ले लेता हूँ, तो तुमको कौन कौन से नाटक देखने हैं उसमें से ले लो। और तो मैंने कहा कि ये दूसरा आप किसी के लिए लेते होंगे। तो उन्होंने कहा कि कई बार मेरे साथ मेरी बेटी, मतलब समीक्षा या उनके पति जाते हैं साथ में देखने के लिए, क्योंकि उन लोगों की भी दिलचस्पी है नाटक देखने में।
तो उनका वो लोग कई बार जाते हैं, पर इनमें से जो तुम्हें लेना है, तुम जिसमें जाना चाहते हो तुम चलो, और बाकी के मैं उन लोगों को दे दूंगा। तो मैंने 2-3 नाटक जिनके पास मुझे नहीं मिल पाए थे मैंने उनसे लिए, और मैंने कहा कि ठीक है, ये बाकी आप रख लें। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये नाटक बहुत अच्छा है। मुझे नाटक का नाम याद नहीं कि कौन सा नाटक था, और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि हाँ, प्रदर्शन जो टीम कर रही है वो बहुत ही अच्छा है और प्रभावशाली मंचन करते हैं वो लोग इस नाटक का। नाटक संभवतः हिंदी में तब तक छपा नहीं था और मैंने उसे पढ़ा भी नहीं था, तो उनको उत्सुकता हुई, तो उन्होंने कहा चलो तो ठीक है, मैं भी आऊँगा। और उन्होंने कहा तुम कब तक पहुँच जाओगे? मैंने कहा मैं इतनी देर तक पहुँच जाऊँगा। बोले मैं आऊँगा तो ठीक है, मिलना वहाँ, हम लोग साथ ही देखेंगे। मैं उन्होंने जो वक्त मुझे दिया था उससे 15 मिनट में सभागार में पहुँच, और मैं प्रतीक्षा करता रहा, और नामवर जी आए और नामवर जी मेरे साथ। वो मुझे वक्फा याद है आज भी कि 2 बातें उस नाटक देखने के दरमियान मैंने 2 बल्कि 3 कहूँगा 3 बातें मैंने नामवर जी के बारे में अनुभव की। पहली ये कि जब से वे आए तब से लेकर जब तक कि वो चले नहीं गए, वो लगातार मेरी परवाह करते रहे। मैंने आने के साथ ही साथ चलो, ऊपर के सभागार में था मंचन, ऊपर चलने के दौरान मुझे वो लगातार अपने साथ लिए रहे। उनको मानने वाले, उनको जानने वाले, उनके निकट आने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्होंने उन सब की कोई परवाह नहीं की, और वो लगातार, मैं इसे इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि उम्र में छोटा और मेरी कोई ऐसी पहचान हिंदी में अब भी नहीं है, तब भी नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने मेरे व्यक्ति को इतना महत्व दिया और इसकी परवाह की। इससे मैं समझता हूं कि अपने से कम उम्र लोगों, अपने जिनके प्रति वो स्नेह भाव रखते हैं, उनके प्रति उन लोगों के प्रति उनके मन में कितना केयरिंग रहे हैं। वो लगातार मेरी केयर करते रहे और अपनी आत्मा के भीतरी तहों से मैंने अनुभव किया। दूसरी बात कि जब हम सभागार के भीतर घुसे तो आप जानते हैं कि नाटक जब तक शुरू नहीं होता है तो कुछ रोशनी लगातार सभागार में होती है ताकि आप, नामवर जी और मैं, हम दोनों की, चूंकि एक ही जोड़े के पास थे तो हमारी सीटें अगल बगल थी और हम साथ जब हम बैठ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने नामवर जी को कहा कि आगे आ जाइए। उस सभागार में मैं यदि भूलता नहीं हूं तो राजेंद्र यादव जी भी मौजूद थे और हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित लेखक उसमें मौजूद थे। प्रभाकर श्रोत्री जी मौजूद थे। मैं समझता हूं कि शायद पंकज सिंह जी मौजूद थे उस सभागार में। अनेक लोग मौजूद, लेखक और रंगकर्मी, और उन्होंने राजेंद्र यादव ने बार बार उनसे आग्रह किया कि नामवर जी आगे आ जाए, आगे की पंक्ति में आ जाएं। और जो आगे की पंक्ति में जिनकी सीट रही होगी उन लोगों ने नामवर जी के लिए वो पंक्ति छोड़ दी, वो सीट छोड़ दी। लेकिन ये नामवर जी के जो निजी आंतरिक गरिमा है, ये मैं समझता हूं कि वो मेरे साथ आए थे तो वो उठकर जाने के लिए तैयार नहीं थे आगे की पंक्ति में। जब बहुत ज्यादा लोग आग्रह करने लगे और कुछ लोग उठकर हमारी पंक्ति में आ गए और बार बार आग्रह करने लगे तो नामवर जी निरंतर मना करते रहे कि नहीं, मैं बैठूंगा, यहीं बैठा हूं, मैं आशीष के साथ आया हूं तो आशीष के साथ बैठूंगा। तो नामवर जी को मैंने ही आग्रह किया, मैंने कहा कि आप चले जाएं, आगे वे लोग आपको चाहते हैं, आपसे कोई बातें करना चाहते होंगे, तो उनकी मित्रता का और उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप वहां चले जाएं। मेरे कहने के बाद भी वो बहुत ही हिचक और संकोच के साथ ही नामवर जी आगे की पंक्ति में गए। लेकिन जैसे ही नाटक खत्म हुआ नामवर जी निकले और नामवर जी मेरे साथ ही नीचे तक आए, बाहर तक आए, और जिस गाड़ी से उन्हें जाना था
उनके दामाद पवन उनके साथ थे, वो पवन जी उन्हें ले गए। तो ये जो घटनाक्रम था, ये दो बातें मुझे बहुत गहराई से उनके व्यक्तित्व की जो आंतरिक गरिमा है, उनके व्यक्तित्व की जो आंतरिक मनुष्यता है, मानवीय ऊष्मा जो उनके भीतर थी, वो उससे परिचय कराने में, उसकी तरफ मेरा ध्यान खींचने में इस घटना में। एक और चीज मैंने नोटिस की, जैसे बाद में मैंने कई बार नोटिस किया नामवर जी को लेकर, जिससे भी नामवर जी के व्यक्तित्व की एक बात प्रकट होती है, और वो ये कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे जाने के लिए, यानी प्रेक्षागृह में, ऑडिटोरियम में जाने के लिए। तो नामवर जी, मुझे लगता है कि 85 के आसपास उनकी उम्र होगी। तो मैं एक पंक्ति ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर चला गया और मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये मैंने अनायास किया, ये मैंने कोई सुनियोजित तरीके से ये काम नहीं किया था, लेकिन स्वाभाविक है कि ये हाथ सहारा देने के लिए के जैसे किसी भावना से ही बढ़ाया गया था। लेकिन नामवर जी ने इस पर रिएक्ट तो नहीं किया, कुछ मुझे कहा नहीं, लेकिन नामवर जी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा और मैंने देखा कि रेलिंग को भी उन्होंने नहीं पकड़ा, और नाम बिना किसी सहारे के, बिना मेरा हाथ पकड़े और रेलिंग को पकड़े बगैर भी वो सीधे लगातार जितनी सीढ़ियां थी बिना रुके वो चढ़ते चले गए। ये जो उनके अंदर एक भाव था, मैं समझता हूं कि अपने को किसी भी तरीके से ऐसा, जिसे किसी मदद की जरूरत हो, किसी भी क्षण में जीवन के ऐसा कोई ये ना आए जहां मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़े। एक दृढ़ता नामवर जी के भीतर मौजूद थी। अनेक वर्षों तक, इतनी ज्यादा उम्र तक भी वे अपने घर में लगभग अकेले, उनके साथ एक बहुत ही उनकी केयर करने वाली उनकी सहायिका कल्पना रहती थी, जो बहुत उनका ध्यान रखती थी, उन्हें बहुत प्यार से नानू कहती थी। वो तो थी, लेकिन वो घर में रहती नहीं थी, वो पास में ही रहती थी नामवर जी के। भौतिक और घर का कामकाज है उसमें उनकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी वो नामवर जी लगभग 90 की उम्र तक घर में अकेले रहे। जब आप काशीनाथ सिंह के संस्मरणों की किताब घर का जोगी जोगड़ा पढ़ते हैं, तो उसमें वो जो शीर्षक, जो निबंध है, संस्मरण, जो पहला संस्मरण है काशीनाथ जी का नामवर जी को, जो पहल के नामवर विशेषांक में छपा था, गरीबी गर्बीली वह, उसमें जो एक दृढ़ता नामवर जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, उसको पढ़कर, यह विश्वनाथ त्रिपाठी का जो संस्मरण है हक अदा न हुआ, उसमें जो एक आत्म गरिमा दिखाई देती है। जैसे विश्वनाथ जी ने लिखा है कि वो हम सब जूनियर या शिष्य लोगों के साथ चाय पीते थे, लेकिन उन दिनों में भी जब वे नौकरी नहीं करते थे और पैसे की तंगहाली थी, वो कभी हम में से किसी को चाय के, कोई की दुकान पर चाय के पैसे नहीं देने देते थे। ये जो था उनके व्यक्तित्व में, एक आत्म गरिमा के प्रति वो सचेत थे, आत्म छवि के प्रति वे सचेत नहीं थे, फिर आत्म गरिमा के प्रति वे सचेत थे और उसे कहीं भी नीचे नहीं आने देना चाहते थे। ये बात मैंने उस दिन एक गहरे से नोटिस की कि नामवर जी के व्यक्तित्व में वो एक बात थी। तो नामवर जी का व्यक्तित्व एक बहुत संतुलित व्यक्तित्व था। आमतौर पर वो कठोर बातें नहीं, लिहाज और वो लोगों का ध्यान रखते थे, लोगों के साथ एक संवेदनशील रवैया बरतते थे। मैंने निजी बातचीत में ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बातचीत की जिनके बारे में ये मान्यता है कि वो नामवर जी के दुश्मन की तरह उन्होंने व्यवहार किया।
उन्होंने अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में और अपने लिखे हुए में बहुत कुछ नामवर जी के बारे में ऐसा लिखा जो नामवर जी का दिल दुखा सकता था। क्योंकि हम हिंदी में अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोग वैचारिक बहस करते करते एक ऐसे स्तर पर चले जाते हैं जहां वो दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग नामवर जी के जीवन में थे और नामवर जी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा, उन सब के प्रति भी कभी कभी मैं निजी तौर पर नामवर जी से बात करता था। कभी मौका आएगा तो उन सब बातों के बारे में भी बात होगी, लेकिन मैंने किसी के प्रति नामवर जी के मन में कभी भी कोई नकारात्मक भाव, कोई विरक्ति का भाव, दुश्मनी तो कहना बहुत दूर है, भाव मैंने नहीं देखा। ये अफसोस जरूर कभी कभी देखा, और वो अफसोस था गलत समझे जाने का अफसोस, सही परिप्रेक्ष्य में ना लिए जाने का अफसोस। ये अफसोस तो मैंने देखा, लेकिन किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव उनके मन में जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी नाम बने रहे, उनके व्यक्तित्व को विचलित होते हुए, पतित होते हुए, गिरते हुए, क्षरित होते हुए नहीं देखा गया। वो 80 तक के नामवर जिस पर नामवर सिंह की उत्तरवर्ती सारी प्रसिद्धि टिकी हुई है, उसके पीछे शायद यही एक बुनियादी वजह थी कि नामवर जी यदि किसी के प्रति बहुत गहरा कोई दोस्ताना नहीं रखते थे, बहुत गहरी दोस्तियां उनकी हिंदी जगत में नहीं थी, वैसे थे अपना, और उन्होंने लिखा है, अनेक दोस्तों के बारे में बात की है, लेकिन यदि वो कोई बहुत गहरा उनका, तो मैं ये कह सकता हूं कि नामवर जी ने किसी को अपना दुश्मन भी नहीं माना। ये मैं सब अपने निजी अनुभव के और उनके जीवन के अंतिम एक दशक के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं, और इससे पहले के अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे नामवर जी के बारे में, पर जो मेरे अनुभव हैं मैं उनके बारे में आपसे ये बात कह रहा हूं। तो मुझे लगता है कि नामवर सिंह को जो चीजें नामवर सिंह बनाती हैं, उनमें से एक वजह ये उनके व्यक्तित्व की यह जो दृढ़ता है। प्रोफेसर कमला प्रसाद हमेशा एक बात कहा करते थे, और वो कहते थे कि आदमी को विनम्र और दृढ़ एक साथ होना चाहिए, और वो एक पद का इस्तेमाल करते थे, और वो कहते थे सार्वजनिक जीवन में रहते हुए आदमी को विनम्र दृढ़ता का सदैव पालन करना चाहिए, और हमेशा विनम्र दृढ़ता अपने व्यक्तित्व में रखनी चाहिए। आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी शत्रु से आपको शत्रु मानने वाले व्यक्ति के सामने भी खड़े रहें, लेकिन आप उसके प्रति विनम्र रहें, उसके प्रति विनम्र रहें। इसका यह अर्थ नहीं कि आप उसके सामने झुकें, आप उसकी बात मान लें, उसकी कोई नाजायज मांग माने आप, ये बिल्कुल कतई इसका अर्थ नहीं, पर एक विनम्रता रखें आप। ये भारत एक ऐसा देश है जहां अपने दुश्मन के प्रति भी, जिससे हम युद्ध लड़ते हैं, उसके प्रति भी एक विनम्रता और उसकी मानवीय गरिमा के प्रति सचेत रहने वाले लोगों का ये देश है। वाल्मीकि रामायण मैं संस्कृत नहीं जानता, मैंने उसके हिंदी उल्था में ही, हिंदी अनुवाद में ही उसे पढ़ा है। में एक प्रसंग है कि जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया, और तो रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, क्षत विक्षत घायल मरणासन्न रावण युद्ध भूमि के करीब एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अपने भाई लक्ष्मण से कहा, मैं इस बात को कोट करना चाहता हूं क्योंकि इन दिनों ये बात बार बार मेरे मन में आती है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लंकेश, दशानन हमारे पिता तुल्य हैं,
उन्होंने अनंत वर्षों तक अपनी प्रजा का सम्यक तरीके, इसलिए जाओ और उनसे राजनीति की शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण जाते हैं। लक्ष्मण व्यक्तित्व से थोड़ी अक्खड़, दूसरे का राम की तुलना में कम ख्याल रखने वाले एक चरित्र के रूप में उनका वो गए और उन्होंने रावण से पूछा कि भाई तुम राजनीति की हमें शिक्षा दो, और रावण ने लक्ष्मण की तरफ एक क्षण के लिए देखा और मुंह फेर लिया। लक्ष्मण लौट आए और राम ने पूछा कि भाई क्या हुआ। लक्ष्मण ने कहा कि वो तो कुछ बोले ही नहीं। तो राम ने पूछा कि तुमने कैसे खड़े थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि जहां उनका सर था वहां मैं खड़ा था। और राम ने पूछा कि तो तुमने उनसे क्या पूछा, कैसे पूछा। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने पूछा कि हे रावण, आप हमें राजनीति की शिक्षा दें। तो राम ने कहा कि तो राम सारे मामले को समझ गए और फिर राम लक्ष्मण के साथ रावण से बात करने, उसे शिक्षा लेने गए। मैं वो वर्णन पढ़ता हूं और वो मैं नामवर सिंह के सिलसिले में उसको याद कर रहा हूं, और आज की दुनिया के सिलसिले में, आज के भारत के सिलसिले में मैं इस बात को याद कर रहा हूं। लेटे हुए थे रावण, राम उनके पैर जहां खत्म होते थे उसके नीचे खड़े हुए। अब भाषा में तो आप नीचे कहते हैं, असल में तो एक ही सतह पर खड़े होंगे, लेकिन उसके पीछे की तरफ, पैरों के पीछे खड़े हुए उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आप हमारे पिता तुल्य हैं। आपने अनंत वर्षों तक अपनी प्रजा का सम्यक तरीके से पालन किया है, और आप कृपा करके हमें राजनीति की शिक्षा दें। और तब रावण ने, वाल्मीकि रामायण ऐसा कहती है कि रावण ने राम और लक्ष्मण को वे कुछ मूलभूत और बुनियादी बातें कहीं जो संभवतः उस जमाने में राजनीति की शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण रही होंगी। वो आज भी कीमती हो सकती हैं, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो मैं जो बात कहना चाहता था वो ये कि शत्रु के प्रति, जो व्यक्ति आपको शत्रु मानता हो और जिससे आप बहुत तरह के युद्ध लड़ते हैं, उसके व्यक्तित्व के प्रति, उसकी मानवीय गरिमा का ख्याल रखते हुए ही आपको व्यवहार करना चाहिए और बात करनी चाहिए। मैंने अनेक बार ये देखा नामवर जी से निजी तौर पर बात करते हुए कि नामवर जी के मन में कभी कहीं उन लोगों के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं था, जिन लोगों जो उनके दुश्मन के रूप में हिंदी में विख्यात थे और जिन्होंने बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक बातें भी नामवर जी के व्यक्तित्व और उनके काम के बारे में की थी। ये बात मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। ये बात मैं अपने गुरु प्रोफेसर कमला प्रसाद में भी देखता था कि वे अपने जो उनके शत्रु के रूप में ख्यात थे लोग, उनके बारे में कभी भी कोई गरिमाहीन टिप्पणी वे नहीं करते थे। ये गुण मैंने नामवर जी में भी देखा। तो नामवर जी में एक मनुष्यता का एक पहलू बहुत ताकतवर था, और ये शायद यही वे वजहें थीं जिनसे कि नामवर सिंह इतने बड़े, इतने ऊंचे, इतने प्रभावशाली बने रहे, और उन्होंने हिंदी आलोचना में, हिंदी बौद्धिकता में और हिंदी वैचारिकता में इतना महत्वपूर्ण आला दर्जे का कार्य किया। एक आलोचक के रूप में नामवर सिंह का मूल्यांकन निरंतर होता रहा है, और
मैं समझता हूं कि कम से कम 1960 के बाद गंभीर रूप से और खासतौर पर उनकी पुस्तक नए प्रतिमान के प्रकाशन के बाद से नामवर सिंह को एक बहुत, नामवर सिंह के मूल्यांकन के भी 50 साल तो लगभग अब पूरे होने जा रहे हैं, जहां नामवर जी की कही गई बातों पर महत्वपूर्ण लेखकों ने और आलोचकों ने गंभीरता से उन्हें पढ़ा और उनके बारे में बातें की। आलोचना की प्रक्रिया वाद विवाद संवाद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। किसी व्यक्ति या विचार से सहमत लोग आलोचना को एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए यदि कोई वाद है, कोई बात कही गई है, तो उसका एक प्रतिवाद, और वाद और उसके प्रतिवाद से, जिसे हम विवाद कहते हैं, उसके प्रतिवाद से एक द्वंद्व से, एक कश्मकश से एक ज्यादा सम्यक निष्कर्ष यानी संवाद, जो अगले जमानों में फिर एक वाद की तरह स्थापित होगा, ये ज्ञान की दुनिया में की अनिवार्य प्रक्रिया है और ये ज्ञान में होगी। असहमति अनिवार्य प्रक्रिया है आलोचना की, लेकिन असहमति आलोचनात्मक होनी चाहिए, जैसे कि सहमति आलोचनात्मक होनी चाहिए। प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। प्रशंसा एक नपुंसक वस्तु है जो कुछ पैदा नहीं करती। तब तक वो कुछ पैदा नहीं करती जब तक कि वो आलोचनात्मक ना हो। प्रशंसा करते हुए भी आपको आलोचनात्मक होना होता है। प्रशंसा कैसी? जैसे रामविलास शर्मा ने जब 1955 में रामविलास जी ने हिंदी आलोचना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसी किताब लिखी, तो मोटे मोटे तौर पर वो एक प्रशंसा, सहमति व्यक्त कर रहे थे आचार्य शुक्ल के प्रति। लेकिन ये सहमति निरा प्रशंसा नहीं है। इस सहमति के लिए विवेक की और साहस की भी जरूरत है। हमारे यहाँ का एक बड़ा मशहूर पद है, असहमति का साहस और सहमति का विवेक। मैं कहता हूं कि नहीं, सिर्फ असहमति के लिए साहस नहीं चाहिए, सहमति के लिए भी साहस की जरूरत होती है। असल में साहस और विवेक दोनों ही के लिए चाहिए, सहमति के लिए भी और असहमति के लिए। भूल गलती कविता के रूपक से आप समझें, वो जो शहंशाह है, जो भूल गलती है, जो बालू का ढेर है, उसके प्रति उससे असहमत होने के लिए आपको साहस की आवश्यकता है। लेकिन उस शहंशाह के दरबार में कैद कर लाए गए ईमान से सहमत होने के लिए भी सिर्फ विवेक की आवश्यकता नहीं है, साहस की भी जरूरत है। इसलिए सहमत होने के लिए भी साहस की जरूरत पड़ती है और सहमत होने के लिए विवेक की भी जरूरत पड़ती है। और इसी तरह असहमति के लिए भी विवेक की जरूरत पड़ती है और साहस की जरूरत पड़ती है। ये दोनों चीज जरूरत पड़ती है। तो नामवर जी के से असहमत रहने वाले लोगों की संख्या हिंदी में अपार है। हिंदी का ऐसा कोई आलोचक नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर और नए से नए आलोचकों, पंकज चतुर्वेदी और बजरंग बिहारी तिवारी और कृष्ण मोहन और व्योमेश शुक्ल और बहुत नए आलोचकों तक भी हिंदी कोई सहमत लोगों की भाषा नहीं है। हिंदी आलोचना में काम करने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिना असहमति की ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। आलोचना मुंह देखी का काम नहीं है। नामवर जी ने एक जगह कहा है कि मूल्यवान है एक ऐसे आलोचक का होना जो कुछ भी कहने से पहले उस कही गई बात पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। जब आप कोई बात कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या आप सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। आपने पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी आंतरिक विश्वसनीयता के साथ ये बात कही है। यदि कही है तो आपको उस पर टिके रहना है, आपको उस पर अडिग रहना है और आपको उसे दोहराते रहना है। और यदि ये तो एक मूल्य है, इसलिए नामवर सिंह से असहमत लोगों की संख्या भी रही है। इसलिए नामवर सिंह के मूल्यांकन और विवेचन की भी मोटे तौर पर 50 साल की एक
एक धारा तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन नामवर जी की जो उपस्थिति है पिछले 50 वर्षों में, खासतौर पर 1967 से और 2017 तक के समय को मानिए देखें आप। वैसे तो नामवर जी आलोचना के परिदृश्य में 1955 से ही आ गए थे, जब उन्होंने छायावाद जैसी किताब लिखी थी और इतिहास और आलोचना जैसी किताब उनके प्रकाशित हुई थी। बाद में नई कविता पर क्षण भर की श्रृंखला लिखने के बाद नया ज्ञानोदय में वो जो श्रृंखला लिखते थे, कहानियों पर एक श्रृंखला जो बाद में कहानी नई कहानी के रूप में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, वो सारे के सारे निबंध लिखने के बाद और फिर कविता के नए प्रतिमान जैसी किताब लिखने। प्रतिमान वो जगह है जहां से हम एक नामवर सिंह एक नए युग में प्रवेश करते हैं। तो नामवर सिंह की आलोचना को वो कौन सी बातें हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैं, और नामवर सिंह हिंदी आलोचना के हमेशा केंद्र में, वो अकेले केंद्र में नहीं रहे हैं। आप मेरी बात का ये अर्थ कतई न लगाएं कि हिंदी आलोचना कोई ऐसी सीमित सिकुड़ी हुई चीज है जिसके केंद्र में कोई एक ही आदमी रह सकता है या एक ही विचार रह सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं। हिंदी आलोचना अनेक वृत्तों से मिलकर बनती है, अनेक सर्कल से, अनेक वृत्त हैं जिनसे मिलकर बनती है, और कुछ जगहें हैं जो एक वृत्त को दूसरे वृत्त से जोड़ती हैं, कुछ हिस्सा उभयनिष्ठ होता है। इसलिए अनेक केंद्र हो सकते हैं हिंदी आलोचना के, लेकिन मोटे तौर पर हिंदी आलोचना के केंद्र में रहे हैं, हमेशा वो लोगों की आंख पर चढ़े रहे हैं। वो त्रिलोचन जी मजाक में कहते थे कि अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष का मतलब जो आंख पर चढ़ा हुआ हो। तो उस अर्थ में नामवर सिंह हिंदी आलोचना के अध्यक्ष थे, क्योंकि वो हमेशा आलोचना में लोगों की आंख पर चढ़े रहे। तो मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो कौन से बुनियादी पहलू थे ऐसे जिनसे नामवर जी हमेशा आलोचना के केंद्र में बने रहे। तो कुछ बुनियादी बातें, बहुत गंभीर विवेचन विश्लेषण का ये समय नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी बातें मैं इस सिलसिले में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये कि नामवर सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हिंदी आलोचना की परंपरा को स्वीकार करते हैं। वे हिंदी आलोचना की परंपरा को अपने आलोचक व्यक्तित्व में धारण करते हैं, यानी कि उनकी आलोचना परंपरा से एक गहरा संवादी रिश्ता कायम करती है। वो परंपरा का निषेध करने वाले आलोचक नहीं है। वे परंपरा पर प्रश्न उठाते हैं, परंपरा से बहस करते हैं, परंपरा से विवाद करते हैं, परंपरा के अनेक निष्कर्षों से, परंपरा में कही गई बातों के अनेक निष्कर्षों से, निर्णयों से वो अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, उसके विरोध में खड़े होते हैं, उसे गैर जरूरी बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे परंपरा को धारण करते हैं। हिंदी आलोचना की परंपरा यानी क्या? हिंदी आलोचना की परंपरा यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द्विवेदी, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य रामविलास शर्मा, आचार्य मुक्तिबोध, आचार्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन सब को वो धारण करते हैं। खास तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, ये चार ऐसे आलोचक हैं जो नामवर जी की समूची आलोचना के बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में मौजूद है। हम सब जानते हैं कि 1982 में उनकी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज जब प्रकाशित हुई तो बहुत अरसे तक ये लोगों को लगता रहा
कि दूसरी परंपरा का प्रस्ताव करके, दूसरी परंपरा के बारे में कहकर और उसके केंद्र में अजैब सा द्विवेदी को रखकर नामवर जी ने रामविलास शर्मा मौजूद, खास तौर पर मौजूद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अवमूल्यन करने की कोशिश की है, नीचे गिराने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये भी याद रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 125वीं जयंती के वर्ष पर जो व्याख्यान नामवर जी ने दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर, खासतौर पर उनका एक व्याख्यान जो बस्ती में किसी जगह पर हुआ था, और यदि मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो हिंदी के बहुत ही विख्यात कवि अष्टभुजा शुक्ल के संयोजन में या उनके प्रयासों से ये व्याख्यान हुआ था, जिसमें नामवर जी ने खुलकर कहा था और जिसे वे जीवन भर दोहराते रहे कि हिंदी में आचार्य एक ही हुआ है, आचार्य संज्ञा एक ही के साथ इस्तेमाल की जा सकती है, और वो है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप इस बात को भी देखिए कि रामचंद्र शुक्ल की जन्म असर पर इकलौती ग्रंथावली है जो नामवर जी संपादित करना चाहते थे, और वो रचनावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। जीवन के अंतिम वर्षों तक उन्हें इस बात का मलाल रहा, दुख रहा, अफसोस रहा कि वे तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनावली प्रकाशित नहीं करता। ये जो संस्करण राजकमल प्रकाशन ने छापा है 2016-15 में, ये नामवर जी की उसी इच्छा को ध्यान में रखकर किया गया एक प्रयास है। वो खुद सारा काम अकेले करते तो शायद रचनावली का रूप वो वही है। ऐसा क्या है कि एक ऐसा आलोचक जिसके विचारों से, जिसकी निष्पत्तियों और निर्णयों से, जिसकी इतिहास बोध से, जिसकी ऐतिहासिक समझ से असहमति है नामवर जी की, और वो दूसरी परंपरा की खोज नाम की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास बोध से नामवर जी की बहुत गहरी आपत्ति है। और हिंदी में बहुत सारे लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास बोध से, क्योंकि वो इतिहास बोध औपनिवेशिक युग के इतिहास लेखन से पैदा हुआ था। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कोई भी लेखक दुनिया का कोई इतिहास बोध स्वयं क्रिएट नहीं करता, इतिहास क्रिएट नहीं करते, इतिहास क्रिएट करते हैं मुख्य धारा के पेशेवर इतिहासकार। और वे पेशेवर इतिहासकार जो इतिहास बोध, जो इतिहास लेखन के माध्यम से जो इतिहास रचते हैं, उस इतिहास बोध से प्रभावित होता है लेखक। हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना का इतिहास बोध मार्क्सवादी इतिहास लेखन से बना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बोध उस जमाने में जो ताकतवर इतिहास लेखन था, औपनिवेशिक इतिहास लेखन और राष्ट्रवादियों की पहली पीढ़ी का इतिहास लेखन, उनसे बना था। वो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से, हिंदू मुस्लिम के युग्म से बाहर जाकर सोच ही नहीं पाते थे। वो औपनिवेशिक युग के बहुत सारे घटाटोपों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, मुक्त हो रहे थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे, पर बहुत सारी चीजों की वो गिरफ्त में थे। और सिर्फ अकेले नहीं थे। आप भारत भारती पढ़ लें, आप द्विवेदी के बड़े महान लेखक पढ़ लें, आप जयशंकर प्रसाद को देख लें, आप यहां तक कि प्रेमचंद को भी देख लें।
वो सारे के सारे लेखक, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन उस इतिहास बोध की, उस इतिहास लेखन से पैदा होने वाली एक ताकतवर भावना या ताकतवर विचार के प्रभाव में थे। नामवर सिंह को एक परवर्ती आलोचक के रूप में, परंपरा को ओन करने वाले, परंपरा को स्वीकार करने वाले, ग्रहण करने वाले आलोचक के रूप में, लेकिन परंपरा से एक स्वस्थ विवाद करने वाले एक आलोचक के रूप में इस इतिहास बोध से समस्या थी। और इस समस्या को उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर इस समस्या को उठाया। ऐसा नहीं कि ऐसा करने वाले वो पहले आलोचक थे। 1955 में जब मुक्तिबोध मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू लिख रहे थे, तब भी वो रामचंद्र शुक्ल की उस रीडिंग से, उस इतिहास बोध से, जो तुलसीदास और कबीर और तमाम निर्गुणियों को किनारे रख देती थी, उस रीडिंग से असहमत थे मुक्तिबोध, और उस इतिहास बोध से भी। तो नामवर सिंह ने भी इस अपने असहमति के इस अधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने कहीं भी परंपरा के प्रति अवमाननापूर्ण दृष्टिकोण नहीं, परंपरा को नकारना, परंपरा के स्वस्थ सकारात्मक जन पक्षधर पहलुओं को संपुष्ट करना, उसका समर्थन करना, और परंपरा के नकारात्मक जन विरोधी, मनुष्य विरोधी, प्रकृति विरोधी तत्वों से संघर्ष करना, यही सही नीति है। इसलिए नकार नहीं, स्वीकार करते आत्मक होना, यही सही रास्ता है। जो रास्ता हमें रामविलास शर्मा दिखाते हैं, जो रास्ता हमें मुक्तिबोध दिखाते हैं, और जो रास्ता अंततः नामवर सिंह हमें दिखाते हैं। तो मुझे जो पहली महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली बात लगती है वो ये कि नामवर सिंह इसलिए बड़े आलोचक बन सके क्योंकि वो परंपरा को स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसके साथ एक संवादी रिश्ता, स्वस्थ संवादी रिश्ता बनाते हैं, उसके साथ उनका रवैया सकारात्मक है, लेकिन वो उसके भक्त, उसके फॉलोअर, उसके अनुयायी नहीं है। वो उससे बहस करते हैं, उससे विवाद करते हैं, उससे अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। पुराने जमाने में यदि किसी बुजुर्ग ने, वरिष्ठ ने कोई ऐसी बात कही है जिसके माध्यम से वो बात आगे बढ़ाई जा सकती है, तो उस परंपरा के उस दूसरे पहलू को भी वो सामने रखते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास बोध का नकार बिना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सामने रखे भी हो सकता था, लेकिन एक ही समय में मौजूद दो आलोचकों को आमने सामने खड़ा करके ये बताने की कोशिश की परंपरा सीमित नहीं है, सिर्फ इतनी ही नहीं है परंपरा। इसलिए नामवर जी हमेशा कहते थे कि परंपरा एक नहीं होती, अनेक होती है, परंपराएं होती। उनकी पुस्तक, बातचीत की उनकी पुस्तक बात बात पर बात, जिसका संपादन उनकी पुत्री डॉक्टर समीक्षा ठाकुर ने किया है, उसके एक बहुत लंबे साक्षात्कार में जो डॉक्टर किरण सिंह ने उनसे लिया, उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि क्या परंपरा कोई एक चीज है, तो नामवर जी ने कहा कि नहीं, दूसरी परंपरा कोई एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये दूसरी परंपरा अनेक परंपरा है। इसलिए परंपरा कोई एक नहीं होती, परंपरा कोई शाश्वत चीज नहीं होती, परंपरा कोई सनातन चीज नहीं होती, परंपरा कोई स्थिर चीज नहीं होती। परंपरा निरंतर परिवर्तनशील रहने वाली और अपने समय से संवाद करने वाली चीज होती है। ऐसा नामवर सिंह का दृढ़ विश्वास था। ग्रेट ट्रेडिशंस, जो दुनिया के ताकतवर वर्गों द्वारा मान्यता प्राप्त परंपराएं होती हैं, जिन्हें महान परंपराएं कहा जाता है, उनके समानांतर साधारण जनों की, वंचित, अभाव और अन्याय, अत्याचार और दमन सहते लोगों की परंपराएं, लिटिल ट्रेडिशंस, छोटी परंपराएं, छोटी मानी जाने वाली परंपराएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। नामवर सिंह ने परंपरा का मूल्यांकन का वो महान परियोजना जो रामचंद्र शुक्ल से शुरू होती है, आखिर रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का भी सर्वाधिक महत्व क्या है? वो ये कि वो परंपरा का एक मूल्यांकन, युगहीन मूल्यांकन पर करने की कोशिश करते हैं।
ठीक ऐसा ही आचार्य अजय, यहां तक कि नंद दुलारे वाजपेयी जैसा आधुनिक युग का आलोचक भी परंपरा का एक मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। और फिर मार्क्सवादी आलोचकों ने, प्रगतिशील आलोचकों ने तो इस परियोजना को बहुत आगे बढ़ाया। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ, ऐसे कितने ही हमारे आलोचक हैं, बड़े आलोचक, जिन्होंने परंपरा के मूल्यांकन को आगे बढ़ाया। हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण गद्य लेखक, कवि और आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी की एक बात मैं कभी नहीं भूलता, जो उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी आलोचना में कही। उन्होंने कहा कि अपभ्रंश कविता के इकलौते आलोचक हैं नामवर सिंह। अब तक कोई भी ऐसा आलोचक हिंदी में दूसरा नहीं हुआ है जो नामवर सिंह द्वारा की गई आलोचना को आगे बढ़ाए। अपभ्रंश कविता जो हिंदी का एक अंश है कि इकलौते आलोचक है नामवर सिंह। तो क्या अपभ्रंश कविता हिंदी की परंपरा का हिस्सा नहीं है, भारत की परंपरा का हिस्सा नहीं है? नहीं, वो भारत की और हिंदी की, हिंदी जनों की परंपरा का हिस्सा है। इसलिए उसका विवेचन और मूल्यांकन भी आगे बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, और यह काम नामवर सिंह ने किया। लेकिन नामवर सिंह की आलोचना का पहलू सिर्फ, उनके महत्व का पहलू सिर्फ यही नहीं है कि वो परंपरा का मूल्यांकन पेश करते हैं, बल्कि उनकी आलोचना का एक गंभीर और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने हिंदी आलोचना जो कुछ ज्यादा परंपरामुखी कई बार हो गई है, उसको समकालीन बनाए रखने की निरंतर कोशिश की है। नामवर सिंह की आलोचना का महत्व यह है कि वह एक साथ परंपरा, उसका एक पांव परंपरा के मूल्यांकन में होता है, तो उसका दूसरा एक पांव समकालीन साहित्य जो अभी लिखा जा रहा है। इसलिए देखेंगे कि पिछले 60 वर्षों में शायद इकलौते आलोचक हैं नामवर सिंह जो अपने समय के सबसे युवतर लेखकों, सबसे कम उम्र के लेखकों को भी पढ़ते रहे हैं और उनकी बातों, उनके लिखे हुए पर टिप्पणी करते रहे, उनका नोटिस लेते रहे। चाहे कविता हो, चाहे कहानी, चाहे उपन्यास, चाहे आलोचना, सबसे कम उम्र के लेखक, सबसे नए लेखक की रचना को भी पढ़ना, उसका नोटिस लेना और उसके पक्ष में एक क्रिटिकल व्यू पेश करना, यह नामवर सिंह की आलोचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। अशोक वाजपेयी, जो कि सामान्यतया नामवर सिंह से सहमत कवि और आलोचक नहीं है, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन वो इस बात को, उस बात की तरफ हमारा ध्यान बार कि नामवर सिंह की आलोचना का जो सर्वाधिक महत्व है वो ये है कि वो आधुनिक और खास तौर पर समकालीन साहित्य की आलोचना को आलोचना के केंद्र में रखते आए हैं नामवर सिंह। चूंकि मैं बहुत लंबी बातचीत कर चुका हूं और संस्मरणात्मक हिस्सा कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए आलोचक नामवर सिंह के काम के बारे में ज्यादा बात करने का मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन एक आखिरी बात कहकर मैं इस बातचीत को फिलहाल के लिए खत्म करूंगा। हमारी परंपरा में कोई बात कभी खत्म नहीं होती, अंतिम नहीं होती। मेरे प्रिय कवि कुमार अंबुज का एक कविता संग्रह का शीर्षक है अनंतिम। हम कोई बात अंतिम नहीं, अंतिम तौर पर आखिरी बात नहीं करते। हम ये जो बात कर रहे हैं ये सिलसिले की कड़ी है और हम आगे भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे कभी। तो जो तीसरी बात नामवर जी के सिलसिले में मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जो उनके आलोचक को बड़ा करती है, मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से मानता हूं कि हिंदी भाषा में आलोचक ही हिंदी की वैचारिकता और बौद्धिकता का प्रतिनिधि रहा है। क्योंकि हिंदी क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल्स, हिंदी क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग, समाज विज्ञान में काम करने वाले लोग, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग सामान्यतया हिंदी को अपनी भाषा नहीं बनाते रहे हैं। वे अंग्रेजी में लिखते पढ़ते रहे हैं। इसलिए इंटेलेक्ट की भाषा, बौद्धिकता की भाषा, हिंदी क्षेत्र के बौद्धिकों की भाषा भी, इंटेलेक्ट की भाषा, बौद्धिकता की भाषा भी अंग्रेजी बनी रही है।
लेकिन हिंदी का लेखक और हिंदी का आलोचक हिंदी की वैचारिकता और हिंदी की बौद्धिकता का प्रतिनिधि है। कोई भी आलोचक निरा आलोचक नहीं हो सकता। उसका काम सिर्फ साहित्यिक दुनिया के बारे में टिप्पणी करना, मत व्यक्त करना, उसको समझाना, उससे संवाद करना, उसकी व्याख्या करना, उसको एक कैनन में देखना, उसके निकष बनाना, उसके बारे में मूल्यांकन पेश करना ही नहीं रहा है, बल्कि हिंदी आलोचक को अपने युग की, अपने समय की सभी बहसों में मोटे तौर पर भाग लेना होता है। हिंदी के आलोचक रामचंद्र शुक्ल न सिर्फ कविता पर टिप्पणी करते हैं, बल्कि वो अपने समसामयिक राजनीति पर भी टिप्पणी करते हैं। वो असहयोग आंदोलन के बारे में भी लिखते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका लेख जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा। और भी तत्कालीन समय को लेकर उनकी छोटे लेख और निबंध अनेक बार रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी में भी लिखा। तो तत्कालीन समय को एड्रेस करने की, उससे संवाद करने की एक परंपरा हिंदी में रही है। रामविलास शर्मा, आप देखें कि उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया, वो इसलिए, वो भले इतिहास की शरण में गए हों, इतिहास में गए हों, लेकिन वो परियोजनाएं उन्होंने इसलिए उठाई क्योंकि ये इन परियोजनाओं को सामने किए बगैर उनके बारे में कोई रह पाना असंभव है। इसलिए जो मोटी मोटी 2-2, 3-3, 4-4 खंडों की किताबें रामविलास जी, 1857 के बारे में उनकी किताब, भारतीय भाषा परिवार, अनेक खंडों वाली उनकी पुस्तकों से लेकर एक एक खंड वाली उनकी पुस्तकों को देखें, जो बड़ी व्यापक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में, मार्क्सवाद के क्षेत्र में, 1857 के क्षेत्र में, ऋग्वेद को पढ़ने के सिलसिले से, इतिहास पर जो उन्होंने लंबी वो सब इसलिए नहीं कि इतिहास में उनकी दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि वे सारे के सारे विषय वर्तमान समय में उनके समकाल में उठाए जा रहे थे और उनके बारे में कोई राय व्यक्त किए बगैर किसी प्रगतिशील लेखक और प्रगतिशील आंदोलन के कार्यकर्ताओं को एक समुचित समझ देने के लिए वो उन्होंने दीर्घकालिक काम किया। ठीक ऐसा कोई महती कार्य तो रामविलास जी की तरह, राहुल संकृत्यायन की तरह तो नामवर जी ने नहीं किया। लेकिन नामवर जी के आलोचक का एक के महत्व का जो तीसरा सबसे प्रभावशाली पहलू है, वो है उनकी बौद्धिकता, उनकी वैचारिकता। और खास तौर पर आप देखेंगे कि प्रगतिशील आंदोलन के पुनर्गठन के बाद, यानी संपूर्ण क्रांति आंदोलन के माध्यम से भारत में दक्षिणपंथी शक्तियों के ताकतवर हो जाने के बाद पहली बार उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से वैधता हासिल होने के बाद, यानी आप जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को पहली बार वैधता संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हिस्सा लेकर ही मिलती है। उसके बाद प्रगतिशील आंदोलन का जब पुनर्गठन होता है और प्रगतिशील आंदोलन जब गांव-गांव और कस्बों में लेखकों और सुशिक्षित लोगों से और साधारण लोगों से, बोलियों से में लिख रहे लेखकों से जब बात करने का एक राष्ट्रव्यापी सिलसिला शुरू करता है, तो उस समय ऐसे लेखकों की जरूरत थी हमें, उस कैसे वैचारिक नायकों की जरूरत थी जो सिर्फ साहित्यिक विषयों पर ही बात ना करें, बल्कि वो साहित्येतर विषयों पर, राजनैतिक विषयों पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विषयों पर, समाज विज्ञान से जुड़े हुए विषयों पर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर वो अपनी बात कह सकें खुलकर। और तब हमने देखा कि नामवर सिंह एक निरा साहित्यिक आलोचक नहीं थे। मुक्तिबोध जिसे सभ्यता समीक्षा कहते थे, उनमें सभ्यता, और वो छोटे से छोटे स्थानीय भारतीय पहलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय पहलुओं तक लगातार नामवर सिंह उन सब के बारे में बात करते रहे। इसलिए नामवर सिंह की जो बौद्धिकता है, नामवर सिंह की जो वैचारिकता है, उसकी जो गहराई है, वो गहराई नामवर सिंह को एक बड़ा आलोचक बनाती है और ये नामवर सिंह के व्यक्तित्व को ज्यादा संवादी और ज्यादा मुक्त द्वारी, ओपन बनाती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश के क्रम में हम नामवर सिंह को देखते हैं, जहां वो अनंत शिक्षित और साधारण साहित्य
साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों से बात करते हैं। आप देखें कि 1990 के बाद जब भारतीय समाज में संप्रदायवाद, फासीवाद, धार्मिक कठमुल्लापन, धार्मिक कट्टरतावाद बहुत अधिक बढ़ा और वो एक राजनीति में इतना अधिक ताकतवर हुआ कि वो समाज को भी बांटने में कामयाब होता दिखने लगा। वो परंपरा की एक बहुत ही नकारात्मक और संकीर्ण व्याख्या पर उतारू हो गया और उसने समाज में गहरा विभाजन पैदा करने की कोशिश की। तब हिंदी के बौद्धिकों ने, हिंदी के लेखकों ने सबसे ताकतवर प्रतिवाद, हिंदी के राजनेताओं ने, हिंदी क्षेत्र के राजनेताओं ने उतना ताकतवर प्रतिकार नहीं किया जितना की ताकतवर प्रतिकार हिंदी क्षेत्र के लेखकों ने इसके प्रति किया। और आप देखेंगे कि नामवर सिंह शहर शहर, गांव गांव नामवर सिंह ने संप्रदायवाद के प्रति, सांप्रदायिक राजनीति के प्रति, उसके फांसीवादी रुझानों के प्रति, उसकी संकीर्णता के प्रति, उसके धार्मिक कठमुल्लेपन के प्रति, उसको समाज को विभेदित करने वाली उसकी भावनाओं के प्रति नामवर सिंह ने लगातार हमें जागरूक किया और बहुत ही कठोर बातें ऐसी समाज नीति, ऐसी अर्थनीति और ऐसी राजनीति के बारे में की। आप यदि इसको पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पुस्तक जमाने से दो हाथ को आपको पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही वो जो उनकी बाद की पुस्तकों में संकेत मुख नाम की एक पुस्तक, आप देखेंगे कि इतना ताकतवर हमला पिछले 25-30 वर्षों में नामवर सिंह ने किसी और चीज पर नहीं किया जितना कि उन्होंने संप्रदायवाद पर किया, सांप्रदायिक राजनीति पर किया। ये सही समझ थी जो उन्हें हमेशा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण और बनाए रखती थी। इसके साथ एक दूसरा पहलू उनकी बौद्धिकता और वैचारिकता का यह है कि वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो हो रही बहसें होती थी उनके परिप्रेक्ष्य से इन सब बातों को कहने की कोशिश करते थे। मैं समझता हूं कि बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, देखिए मेरी जबान लड़खड़ा आ रही है इस शब्द का उच्चारण करते हुए, इसकी पहली आलोचना हिंदी के किसी लेखक ने की तो वो नामवर सिंह थे। अभय कुमार दुबे जो आज के हमारे बहुत बड़े समाज वैज्ञानिक और पत्रकार हैं, वो किसी जमाने में एक पत्रिका उन्होंने निकालने की शुरुआत की थी, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो समय मीमांसा या कुछ विचार मीमांसा जैसा उसका नाम था। नामवर जी ने उसके लोकार्पण के अवसर पर वो भाषण दिया है, बहुसंस्कृतिवाद की समस्याएं शीर्षक से। और बहुलतावाद और बहुसंस्कृतिवाद में जो बुनियादी अंतर है, बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ होना और उसकी मार्केट के लिए पैकेजिंग करने में जो अंतर है, बहुत गंभीरता से उसको विश्लेषित किया नामवर जी। संप्रदायवाद के जो आर्थिक आधार हैं, मैंने नामवर जी ये समझने में समर्थ थे कि ये जो धार्मिक कठपुतलापन, ये धार्मिक कट्टरतावाद, ये पुनरुत्थानवाद, ये सांप्रदायवाद, ये फांसीवाद जो आ रहा है, उसके पीछे मूलतः ग्लोबलाइजेशन का उभार है। ये हमारे नए जमाने का पूंजीवाद है जो हर मुल्क के भीतर प्रगतिशील शक्तियों को, जनमुखी शक्तियों को कमजोर कर रहा है और पुनरुत्थानवादी शक्तियों को मजबूत बना रहा है। इसलिए उन्होंने भूमंडलीकरण की ताकतों के प्रति भी जबरदस्त आलोचनात्मक रुख अपनाया। नामवर जी में यह साहस था कि वो दुनिया के बड़े से बड़े बौद्धिक पर बात कर सकते थे। मुझे याद है एक जो वागर्थ पत्रिका में द्वारा आयोजित था और वागर्थ पत्रिका हुआ, उसमें हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक सुधीश पचौरी ने, जिन्होंने शायद हिंदी में पहली बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ब्राह्मणवादी भी कहा था, उन्होंने कोई बात रेमंड विलियम्स के हवाले से कहने की कोशिश की। नामवर जी ने एक दो बार तो उसे सुना, फिर अंत में उन्होंने कहा, ये वाक्य देखिए एक बिल्कुल भारतीय परंपरा में कहा गया वाक्य है। यदि आप भारत की दर्शन परंपरा को नहीं समझते तो उस वाक्य को आप नहीं समझ सकते। नामवर जी ने कहा कि रेमंड विलियम्स आपके लिए होंगे प्रमाण, मेरे लिए प्रमाण नहीं है। ये कहने का साहस रखते थे नामवर सिंह, क्योंकि वो बौद्धिक, जो दुनिया भर में जो बौद्धिक विमर्श हो रहे थे उनके साथ भी वो एक रचनात्मक और संवादी रिश्ता बनाए रखकर वो हमारे हिंदी क्षेत्र, जिसे कई बार अपमान की भाषा में
गोबर पट्टी, गंवर पट्टी, जाहिल पट्टी भी कहा जाता है, उस पट्टी का एक आदमी, उस पट्टी में पैदा हुआ एक आदमी, हिंदी भाषा में लिखने सोचने वाला एक आदमी ये कहने का साहस भी रखता था। नामवर जी में ये साहस था कि वो अंतिम 30 वर्षों में जो दो सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर प्रवृत्तियां हिंदी में विकसित हुई थी, जिसे हम सामान्यतः दलित विमर्श कहते हैं और स्त्री विमर्श कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगती रही है, बहुत सारे लोग इससे असहमत रहे हैं। उन असहमत लोगों में एक असहमत मैं भी हूं, क्योंकि मैं इन दोनों ही उभारों को जनतांत्रिकता के लिए जरूरी मानता हूं। हिंदी के दलित लेखकों ने और हिंदी की स्त्री लेखकों ने जो कुछ भी पिछले 30-40 वर्षों में प्रयास किया है हिंदी में, उसे मैं बहुत कीमती मानता हूं, और उन्होंने कुछ बुनियादी परिवर्तन हिंदी के भीतर किए हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए बहुत ही गहरी प्रतिभा के साथ उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, बहुत गहरी संवेदनशीलता के साथ उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सोचता हूं और हमारे मित्रों साथियों ने किया है। जैसे कि बजरंग बिहारी तिवारी ने हिंदी ही नहीं भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे दलित साहित्य का जबरदस्त मूल्यांकन करने की कोशिश की है, जिसे सब दलित लेखक तो नहीं मानते, लेकिन दलित लेखकों का एक हिस्सा भी मानता है, जिसमें से कमल भारती जैसे जेन्युइन लेखक भी शामिल। लेकिन नामवर जी, मैं इस बात को इसलिए उल्लिखित कर रहा हूं कि स्त्री विमर्श को और दलित विमर्श को अस्मिता विमर्श मानने और इसे मार्क्सवाद विरोधी मानने और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग को खंडित करने के प्रयासों के रूप में, वर्गीय एकता को खंडित करने के प्रयासों के रूप में देखने वाले लोगों की एक बड़ी अच्छी खासी संख्या है। वो ये मानते हैं कि दलित का सवाल उठाकर और स्त्री का सवाल उठाकर, अलग से उसका सवाल उठाकर, आप असल में उस वर्गीय जो शोषण और अन्याय सह रहे लोगों का जो वर्ग है, उसकी एकता को खंडित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा वर्ग के समानांतर इसलिए इसे अस्मिता मूलक विमर्श के प्रति मार्क्सवादी, क्लासिकल मार्क्सवाद को मानने वाले लोगों के मन में एक अवमाननापूर्ण दृष्टिकोण रहा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मार्क्सवादी आलोचकों ने दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैया रखा है, लेकिन नामवर सिंह ने नहीं रखा है। यदि नामवर सिंह चाहते तो दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के प्रति एक विनम्र सदाशयी रवैया अपनाकर उन दो इलाकों में भी लोकप्रिय हो सकते थे, लेकिन नाम लोकप्रिय होने की कोई इच्छा नहीं थी, और उन्हें जो उचित लगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं ये बात बार बार से साफ कर देना चाहता हूं, लेकिन उन्हें जो उचित लगा वो उन्होंने कहा, और इसको कहने के कारण उन पर जो हमले हुए, उनसे जो असहमतियां व्यक्त की गई, उन्हें भी लोकतांत्रिक उदारता के साथ उन्होंने ग्रहण किया। इसलिए इस समय में मौजूद रहना, अपने समय को पूरी तरह संबोधित करना, जिसमें कई बार आप गलत साबित हो सकते हैं, ये तो समय तय करेगा कि नामवर सिंह का दृष्टिकोण या उन लोगों का दृष्टिकोण सही है जो इसे वर्गीय एकता को खंडित करने वाली कार्यवाही मानते हैं, अस्मिता विमर्शों को। दलित के सवाल को नहीं, स्त्री का सवाल और दलित का सवाल तो मार्क्सवादी शुरू से ही उठाते आए हैं। ब्राह्मणवाद पर जितना गहरा कुठाराघात मार्क्सवादी विश्लेषकों ने, अंबेडकरवादियों के अतिरिक्त, अंबेडकर के अतिरिक्त आपको बहुत कम देखने में मिले। लेकिन इसके बावजूद ये जो राजनीति है, तत्कालीन राजनीति, ये कोई मुक्तकामी राजनीति नहीं है, और ये सारा का सारा व्यापार मुक्तकामी व्यापार नहीं है, ऐसा नामवर जी का सोचना था। तो ये कल तय होगा, समय तय करेगा कि ज्यादा सही कौन सोच रहा था। दलित और स्त्री का सवाल शोषितों वंचितों की एक पूरी श्रृंखला में हल होगा या अलग से हल किया जा सकता है। सिर्फ दलित का सवाल अलग से हल किया जा सकता है और फिर सिर्फ स्त्री का सवाल अलग से हल किया जा सकता है।
या सब शोषितों वंचितों की श्रृंखला में ही ये सवाल हल किए जा सकेंगे, ऐसा समय तय करेगा। कि लेकिन नामवर जी अपने समकाल में पूरी तरह उपस्थित थे। वे हर एक मुद्दे पर बात करते थे और अपनी समझ के हिसाब से अपनी बात रखते थे। ये संभवतः वो पहलू था। उनकी बौद्धिकता और उनकी वैचारिकता बहुत ऊर्ध्वगामी और बहुत ही तेजस्वी थी और बहुत ही अपडेट बौद्धिकता थी उनकी। और ये वो चीज़ें थीं जो आलोचक नामवर सिंह की बुनियादी आधार तैयार करती हैं, जिस पर आलोचक नामवर सिंह की आलोचना का वो भवन खड़ा हुआ है जिसे हम उनकी में देखते हैं। अब नामवर जी नहीं। नामवर जी संप्रदायवाद और फांसीवाद के विरुद्ध जितनी ताकतवर लड़ाई लड़ रहे थे, क्या अब उस लड़ाई की जरूरत नहीं है? क्या उस लड़ाई में दलित लेखकों, अंबेडकरवादियों, समाजवादियों, मार्क्सवादियों, गांधीवादियों विचारधारा में से न बंधे लेकिन इसे एक शोषण परक कार्यवाही मानने वाले लोग आवश्यकता नहीं है? यदि है तो नामवर सिंह की उस बात का बार बार महत्व है, जो बात वो बार बार कहते रहे। रामविलास जी को वो उद्धृत करते रहे इस सिलसिले में बार बार, रामविलास जी की बातों को बार बार दोहराते रहे। इसलिए आज वो संघर्ष ज्यादा कठिन है, जटिल है। हमारे समय में ये जो अंधेरा है ये सिर्फ कोरोना जैसी वायरस की वजह से नहीं है, बल्कि और बहुत सारे भयानक सामाजिक वायरस, राजनीतिक वायरस पूरी दुनिया में टहल घूम रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर मनुष्य को मुक्त करने वाली जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता का मूल्य, समानता का मूल्य, न्याय का मूल्य, जनतांत्रिकता का मूल्य, बंधुत्व का मूल्य, उसे खंडित करता है। आज अंधेरा कल से भी ज्यादा गहरा है। नामवर जी, रामविलास जी मुक्तिबोध जब थे उससे भी ज्यादा है ये अंधेरा। लेकिन मैं समझता हूं कि लड़ाई उतनी ताकतवर नहीं है जितनी नामवर जी के जमाने में 90 के दशक में थी। नामवर जी और रामविलास जी के होने से लड़ पाना शायद ज्यादा आसान था, लेकिन इनकी विरासत ये है जो हमें उम्मीद देती है कि हम लड़ेंगे, हम इन अंधेरों के खिलाफ संघर्ष करें। ये अंधेरा जो व्यवस्था जनित है, ये अंधेरा जो समाज जनित है, ये जो अंधेरा दुनिया के ताकतवर लोगों ने हमारी जिंदगी में पैदा करने का बीड़ा उठाया है, हम इन सारे अंधेरों के विरुद्ध लड़ेंगे। और जब भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो हमें अपने पुरखों की जरूरत होगी। हर लड़ाई बिना अपने नायकों के नहीं लड़ी जा सकती। आदिवासियों का कोई संघर्ष आज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, तांत्या भील को याद किए बगैर नहीं हो सकती। दलितों की कोई लड़ाई ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, कबीर, बुद्ध को याद किए बगैर नहीं हो सकती। मनुष्यता की मुक्ति की कोई भी लड़ाई हमारे उन महानायकों को याद किए बगैर नहीं हो सकती, जिन महानायकों ने पिछले 3000 साल में लगातार बेहतर मनुष्यता के लिए संघर्ष किया। तो हमारे समय में ये जो व्यवस्था जनित, शक्ति संरचना जनित ये जो अंधेरा है, उस अंधेरे से लड़ने के लिए जब भी हम खड़े होंगे हिंदी क्षेत्र में, हमें नामवर सिंह जैसे अपने एक पुरखे की हमेशा जरूरत होगी। आप सब ने इतनी देर तक मुझे सुना, मैं सबके लिए आपके प्रति आभारी हूँ। ये आपका स्नेह है। और फिर वही बात जो मैंने शुरू में कही थी कि हम सब अपने अपने घरों में कैद रहकर
जिंदगी को जीते रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब अपने घरों से निकलें तो जिंदगी उतनी ही ताज़ा, उतनी ही उमंग भरी, उतनी ही उत्साह भरी, उतनी ही रंगीन, उतनी ही विविध वर्णी हो। हमारे मन में निराशा का भाव ना आए, हम अवसाद में न जाएं, हम जीवन के प्रति हमारा सकारात्मक रवैया बना रहे। मैं आप सबको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि न सिर्फ निजी तौर पर बल्कि सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर और विश्व जगत के नागरिक के तौर पर आप ये उम्मीद बनाए रखें और फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। और जैसा कि मेरा प्रिय कवि नाजिम हिकमत कहता है कि अभी सबसे खूबसूरत दुनिया अभी हमने बनाई नहीं है। ये दिन जिंदगी के जो हम जीते हैं ये सबसे बेहतर दिन नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। हमारा प्रिय कवि मुक्तिबोध कहता है जो है उससे बेहतर चाहिए। और नाजिम हिकमत की वो कविता जिसे मैं एक धर्म की तरह याद रखता हूँ हमेशा, धर्म में कहे गए वाक्य को जैसे एक धार्मिक याद रखता है वैसे मैं याद रखता हूँ। सोमदत्त का ये अनुवाद है जो मुझे बहुत पसंद है। सुंदरतम सागर है वह जिसे देखा नहीं अभी हमने, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ, सबसे सुंदर दिन अपनी जिंदगी के जिए नहीं हमने अभी, और वे बेपनाह उम्दा बातें जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे अभी बाकी है। दोस्तों, सलाम, सल्यूट, अभिवादन, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सीताराम, सत श्री अकाल, जो संबोधन आप इस्तेमाल करते हो, जय भीम, जोहार, लाल सलाम, जो भी संबोधन आपको पसंद हो, उन सारे संबोधनों से मैं आपको संबोधित करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम फिर मिलेंगे। फिर बहुत सारी बेपनाह उम्दा बातें जो भी हमें आपस में करनी है वे सब बातें हम आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।